हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जी अकेडमी में स्वागत है और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेके। आज का तारीख है 22 सितंबर 2023। तो आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रत्येक परीक्षा में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पे बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी अपने तरीके का पहला जो है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ा पार्क है, नॉलेज पार्क। उसी में एक है इंडिया एक्सपो मार्ट, उसी में उद्घाटन किया गया है। उसका उद्घाटन अपने राष्ट्रपति जी किए हैं। साथ साथ में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, उसके बाद वहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। हो सके आपको पूछ सकता है कि उद्घाटन समारोह में कौन कौन था। ठीक है, तो ये सारा बात करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, जो बाइडेन जो है अभी आए थे अपना भारत यात्रा पे। G20 का अध्यक्षता चल रहा था भारत में। इस बार 18वां G20 हुआ ना, आपका भारत मंडपम में मतलब इसका आयोजन किया जा रहा था। तो उसको जो है आमंत्रित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कि आप जो है इस बार 26 जनवरी 2024 का जो गणतंत्र दिवस समारोह हम लोग मनाएंगे, परेड जो होता है, और ये परंपरा शुरू से चलते आ रहा है। तो इस बार के लिए जो है इसी को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। जिससे पहले जो 2022 में हुआ था तो मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी आए थे। और सबसे पहले अगर आपको कहता है कि ये गणतंत्र दिवस परेड में जो पहला जो आपका चीफ गेस्ट होगा तो वो इंडोनेशिया के आए थे। उस टाइम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हुए थे सुकर्नो जी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, यही सारा चीज है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का क्वेश्चन, जो आपसे आपका परीक्षा में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो कहाँ पे किया है भाई? ग्रेटर नोएडा, आपको बता दिए। एनसीआर क्षेत्र में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है तो क्या कहिएगा? एनसीआर क्षेत्र में पड़ता है, पहली बात। और ये कौन सा स्टेट में पड़ता है? तो आपका गौतम बुद्ध नगर एक जिला है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, उसी जिला में आपका ग्रेटर नोएडा पड़ता है। यहाँ पे एक नॉलेज पार्क है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नॉलेज पार्क है। इसी नॉलेज पार्क में इंडिया एक्सपो मार्ट है। ठीक है, इंडिया एक्सपो मार्ट है, वहीं पे उद्घाटन किया गया है। साथ में कौन कौन थे तो क्या कहिएगा? यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को तो याद ही रखिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है, इसी वजह से आपको दिक्कत नहीं। देखिए, ये व्यापार मेला क्या है, ये क्यों होता है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपका कोई भी स्टेट का हो या कोई भी कंट्री का हो जो उत्पाद है, ठीक है, हस्तशिल्प है, ठीक है, बहुत सारे चीज होते हैं जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में व्यापार होता है। ठीक है, जिसका महत्वता बढ़ेगा। अब बहुत सारे देश, 60 से अधिक देश के लोग जो है यहाँ पे जो है प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। वहां पे जो है बाहरी लोग के जो भी आएंगे उसके लिए क्या है, निःशुल्क है, वहां पे जा सकते हैं। बहुत बड़ा आपका एग्जीबिशन लगेगा, बहुत बड़ा सेंटर लगेगा। वहां पे आप अपना उत्पाद को दिखा सकते हैं कि ये आदमी देखेगा और उसको देख करके अपना अपना जो भी होगा कि नहीं व्यापार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब तक कोई मेला नहीं लगाएगा, आदमी जब दिखाएगा नहीं, तब तक लोग उसमें इंटरेस्ट कैसे लेगा? तो इसी वजह से को लेके बहुत सारे मतलब खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो, हस्तशिल्प हो, ठीक है, कला हो, सारे चीज का वहां पे क्या प्रदर्शनी लगाया जाएगा और वहां पे जो है ये सारा चीज होगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है। ये मेला का आयोजन 21 से 25 सितंबर के बीच किया जा रहा है। ठीक है, इसमें 60 से अधिक देश के 400 प्रतिभागी ने पंजीकरण किया है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि इतने सारे लोग वहां पे आ रहे हैं, अपने ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा मौका है। अपने देश के जो भी हस्तशिल्प है, कला है, खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, बहुत सारे के व्यंजन है जो यहाँ पे बनाया जाता है, जो कहीं और नहीं है। अगर इसका व्यापार हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो, तो समझ रहे हैं ये कितना मतलब अपने देश के लिए, अपना जो देश का जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा बात हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है अपना यूएसए के जो है ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन है, और वो अभी आए थे अपना भारत। ठीक है, भारत क्यों आए थे भाई? G20 का अध्यक्षता हो रहा था। ठीक है, उसी में भाग लेने के लिए आए थे। भारत मंडपम में 18वां G20 कर रहे थे। ठीक है ना, तो वहां पे आए थे। तो वहां पे आने के बाद अपने प्रधानमंत्री मोदी जी इसको क्या किए हैं, इस बार आमंत्रित किए हैं कि इस बार का जो 26 जनवरी 2024 को जो अभी गणतंत्र दिवस होने वाला है, ठीक है, उस परेड में आप जो है चीफ गेस्ट बनकर के आइए। वहां पे आपको आमंत्रित किया गया है, तो यूएसए का हो जाएगा, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है ना कि इसको थोड़ा सा जानिए। अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति थे जो गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुए थे, वो आपका हो जाएगा बराक ओबामा। कौन हो जाएंगे? बराक ओबामा। ये याद रखिएगा, बराक ओबामा हो जाएंगे। 2015 में आए थे। कब आए थे? 2015 में आए थे। ठीक है, ये पहले थे। अब दूसरी बार किसको आमंत्रित किया गया था? तो आप इससे पहले जो है बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है ये हमेशा चर्चा में रहा है। इसको 2018 में जो है इसको भी आमंत्रित किया गया था, बस इसका आंतरिक कोई परेशानी की वजह से ये नहीं आ पाए थे। तो ये जो तीसरे राष्ट्रपति होंगे जिसको आमंत्रित किया गया है
तो ये आ सकते हैं अपने भारत में गणतंत्र दिवस के परेड में। अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए कि ये जो परंपरा है, ये परंपरा हम लोग जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ, ठीक है, तभी से ये चलते आ रहा है। और उस टाइम हम लोग का इंडोनेशिया बहुत एक अच्छा मित्र देश हुआ करता था, है ना। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उस टाइम हुए थे सुकर्नो जी। तो सबसे पहले जो है चीफ गेस्ट के रूप में सुकर्नो जी आए थे अपना भारत में 1950 में। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद 2022 का जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था, उस टाइम मिस्र के आपका राष्ट्रपति हैं फतेह अल सीसी, क्योंकि वहां से भी हम लोग का संबंध अच्छा है, तो 2022 में वही आए थे। अब थोड़ा सा अमेरिका के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। ये तो बात समझ गए हैं। चलिए देखिए अपना ये अमेरिका जी, ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। ये तो आए थे 2015 में, इसको 2018 में आमंत्रित किया गया था। इस बार आमंत्रित ये हुए हैं बाइडेन जी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। अब ये देख रहे हैं आप, दो आदमी हैं, तो ओबामा जी जो है और इसी का पार्टी अभी जो बाइडेन है वो कौन पार्टी के हैं, तो क्या कहिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। कौन पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के। इंडिया में दो पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ पे मुख्य से दो पार्टी है ना, तो वहां पे भी हम लोग का क्षेत्रीय पार्टी तो अलग है, ठीक है, मगर वहां पे मुख्य से दो पार्टी है, एक आपका डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिकन है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हो जाएंगे ओबामा वाला लोग, जो यानी इसका विचारधारा, इसके विचारधारा में आपका जो बाइडेन भी है, ये डेमोक्रेटिक वाले हैं, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक वाले हैं। और ये जो है डोनाल्ड ट्रंप लोग जो है ये रिपब्लिकन वाले हैं। ये कौन है, रिपब्लिकन वाले हैं। तो रिपब्लिकन का चुनाव चिन्ह क्या है, तो क्या कहिएगा, हाथी है। इस लोग का क्या है, हाथी है। और इन लोग का चुनाव चिन्ह क्या है, गधा है। क्या है, गधा है, ठीक है। तो थोड़ा सा गधा और हाथी, ठीक है। तो गधा डेमोक्रेटिक का हो जाएगा और रिपब्लिकन का हाथी हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, भारत में जैसे कांग्रेस का जो विचारधारा है, ठीक है, कांग्रेस जिसको लेके लड़ाई लड़ती है, तो वहां पे अमेरिका का कांग्रेस इसको कहिए डेमोक्रेटिक को, पुराना पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी बाद में बना, ठीक है। तो रिपब्लिकन पार्टी आज का बीजेपी कहिए, यहाँ का बीजेपी वहां का रिपब्लिकन, सेम विचारधारा काम करती है। जैसे यहाँ पे कांग्रेस है तो वैसे वहां पे डेमोक्रेटिक है। जो डेमोक्रेटिक के जो है वही अपना कौन है अभी, जो बाइडेन जी है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुनिए, जैसे हम लोग का यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो वहां पे भी होता है, वहां का लोकसभा और राज्यसभा वहां पे भी होता है। तो वहां के राज्यसभा को आप इस तरह से समझ सकिए, ठीक है। एगो होता है सीनेट, ठीक है, एगो होता है क्या, सीनेट होता है, और एगो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल 435 सीट है और सीनेट में कितना है, 100 सीट है। और प्रत्येक या प्रांत से दो दो सीट आता है, तो वहां पे टोटल प्रांत का संख्या कितना हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, टोटल प्रांत का संख्या वहां 50 है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रांत वहां पे अलास्का है और सबसे अंतिम प्रांत कहेगा तो हवाई द्वीप, जहां में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है ना, किलायू हम लोग पढ़ते हैं, तो वही हवाई द्वीप है, सबसे अंतिम प्रांत 50वां। और सबसे बड़ा कहिएगा था अलास्का। अलास्का को रूस से खरीदा था अमेरिका 1867 में, है कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं, तो सबसे बड़ा प्रांत, वहां पे हर एक प्रांत से दो गो सीट होगा, किसके लिए, सीनेट के लिए। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल कितना सीट है, 435 सीट है। तो ये आपको थोड़ा सा जान लेना है। वहां पे इलेक्शन भी होने वाला है, ठीक है। अभी हम अपने भारतीय मुल्क, मतलब भारतीय मुल्क के वहीं रहते हैं, रामास्वामी नाम है, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एकदम पूरा तैयार है और सब कुछ को सपोर्ट भी कर रहा है बहुत ज्यादा। तो जो भाषण देता है ना, बहुत अट्रैक्टिव होता है। कभी आप लोग न्यूज देखिएगा या फिर देखिएगा खोल के, ठीक है, रामास्वामी करके, तो आपको दिख जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी पाया वहां पे, बिजनेस मतलब बिजनेस करता है, ठीक है। तो ये आपका सारा चीज अमेरिका के बारे में हो गया है। तो थोड़ा सा ये सब पूछ लेता है कभी कल चुनाव चिन्ह, तो आदमी को लगता है कि ये कहां से कहां तक बात पहुंच गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मिला दुर्लभ धातु वेनेडियम की उपस्थिति का पता कहां से चला है। तो वेनेडियम का पता जो अभी हाल फिलहाल में जो है आपका खंबात के खाड़ी गुजरात में पड़ता है। इसको आप गुजरात भी यहाँ पे लिख दीजिए कि गुजरात के जो है खंबात के खाड़ी से जो है अभी पता चला है, ठीक है। खंबात का खाड़ी, जैसे ये अपना गुजरात का मान ये है ना, तो ये आपका खंबात की खाड़ी है, ठीक है। यहीं पे आके आपका इधर से आता है ना नर्मदा नदी, नर्मदा, और तब इधर आके खंबात की खाड़ी में आके एस्चुरी का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये खंबात की खाड़ी है, यहीं से ये दुर्लभ धातु है, ठीक है। 55 धातु बहुत दुर्लभ धातु माना जाता है। और ये जो है आपका बैटरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो है लिथियम का भी पता चला था, कहाँ से, अपना जम्मू कश्मीर में कई एग्जाम में पूछ भी दिया है कि कितना टन जो है, मतलब कितना लाख टन का जो है वहां पे भंडार मिला है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसी वजह से हम ये क्वेश्चन को फ्रेम किए हैं आपके लिए। तो खंबात की खाड़ी से जो है वेनेडियम धातु मिला है, वो कौन सा हो जाएगा आपका, खंबात की खाड़ी। थोड़ा सा इसका कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए आप लोग। वेनेडियम का परमाणु संख्या कितना है, 23 है। ये कठोर एवं सिल्वर ग्रे यानी धूसर रंग का होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आघातवर्धनीय धातु है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले दुर्लभ तत्वों में से एक है। ये एक मूल्यवान धातु है जिसका उपयोग हम लोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वेनेडियम बैटरी निर्माण में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जो इस उद्योग को तेजी से बढ़ाएगा। तो समझ रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग देखिए कार्बन को जीरो करना चाह रहे हैं, कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है
2070 तक लक्ष्य किए हैं। अगर इस टाइप का धातु अपने देश में ही मिल जाता है, इसका भंडार मिल जाता है, तो हम लोग को क्या है ना, जो अभी हम लोग जो कोयला वैला यूज करते हैं, पेट्रोल प्राकृतिक गैस यूज करते हैं, तो अगर सारा चीज बैटरी वैटरी का सारा चीज मिल जाएगा, कच्चा माल मिल जाएगा, तो आगे में इलेक्ट्रिक के लिए हम लोग को दिक्कत कम होगा, हम लोग को आयात पर निर्भर कम होना पड़ेगा, है कि नहीं है। इस पे सरकार ब्रेन दिमाग भी लगा रही है ना। इसको शुद्ध रूप में निकालना अक्सर चुनौतीपूर्ण और महंगा होता है, ठीक है। कुछ महीने पहले जो है जम्मू कश्मीर से 5.9 मिलियन, ये याद रखिएगा, ये आंकड़ा पूछ लेता है, मिलियन टन जो है लिथियम भंडार की खोज की थी, और सब बैटरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि देखिए अभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपका लिथियम हो या वेनेडियम हो, इस टाइप का धातु का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले सकते हैं आप लोग, जिससे आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो वेनेडियम धातु कहां से निकल जाइएगा, तो क्या कहिएगा, खंबात की खाड़ी से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कहने का मतलब है पीस चाहिए भाई, पीस, क्योंकि पीस जरूरी है। अगर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अलग अलग संगठन बनाया गया है, ठीक है। पहले राष्ट्र संघ बनाया गया था 1920 में, जानते ही आप लोग, ठीक है। वुडरो विल्सन द्वारा किया गया था, जिसको लीग ऑफ नेशन कहते थे। फिर शांति कराने के लिए अपना यूएनओ बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। तो इसका अलग अलग क्या है, पार्ट भी है। उसी तरह से महासभा के द्वारा जो है 1 तारीख को 21 सितंबर को जो है आपका क्या किया, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस घोषणा किया गया है। इस बार का जो है आपका थीम क्या रखा गया है, इस बार का थीम है आपका 2021 में महासभा ने सर्व कहा गया है भाई, इस बार का थीम आपका है एक्शन फॉर पीस, अवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या रखिएगा, एक्शन फॉर पीस, अवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स, ठीक है। पूछ लेता है 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का थीम आपका यही है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है। देखिए इस बार जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र प्रारंभ है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अध्यक्ष है कौन है, वो आपका ये आपका जो है वो क्या नाम है उसका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के, हाँ, एंटोनियो गुतरेस है, ठीक है। तो एंटोनियो गुतरेस जो है अभी हम लोग महासभा अब सुरक्षा परिषद के लिए 28 सदस्य के लिए अप्लाई किए हुए हैं। जयशंकर जी बार बार इस बात को उठा रहे हैं, और यही पे अगर कहेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी सदस्य कौन है, तो रुचिरा कंबोज कहिएगा, ठीक है। पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, मतलब अस्थायी सदस्य के रूप में कौन है, तो क्या कहिएगा, रुचिरा कंबोज। तो हम लोग जो है, जो आपका यूएनओ है उसमें कुछ परिवर्तन मतलब चेंज चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना भारत है ना। और इसको जो है अस्थायी सदस्य नहीं मिला हुआ है, तो टोटल यूएनओ में जो एक सुरक्षा, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को, उसमें 15 सदस्य होता है। 15 सदस्य में से 5 जो है अस्थायी है, 10 अस्थायी है। तो हम लोग इस अस्थायी सदस्य का मांग कर रहे हैं। तो यही एंटोनियो गुतरेस जो 78वां महासभा प्रारंभ हुआ है, उसमें बोला है कि इसमें क्या है, परिवर्तन होना चाहिए। देखिए सारा सपोर्ट भी कर रहा है आपका, जैसे तुर्की है वो भी सपोर्ट कर रहा है, ब्राजील सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अभी तक हुआ नहीं। अमेरिका भी बोला कि नहीं, आप लोग को सदस्य मिलना चाहिए। देखिए आगे में क्या होता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी 2001 में, महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। तो कौन सा दिन को, और देखिए 21 सितंबर को और एक दिन आता है, विश्व अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर रोग किससे, ब्रेन से संबंधित है, डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और ये जो है 60 साल की उम्र के बाद जो है लोग को होता है, ये भी याद रखिएगा। डिसऑर्डर हो जाता है मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, मतलब अलबल काम करने लगता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस बार का जो है थीम रखा अल्जाइमर दिवस, याद रखिएगा। अल्जाइमर दिवस कब से मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका स्थापना किया गया था 1984 को, और इसको मनाते हैं 94 से, ठीक है, याद रखिएगा। 94 से, 1994 से विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं, ये बात जानना है। और अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस भी आपका हो गया है, कब से मनाते हैं ये, 2001 से मनाते हैं। किसने इसको बात को रखा था, महासभा ने, ठीक है। महासभा के बारे में बता ही दिए हैं, ठीक है। 77वां खत्म हो गया, 78वां महासभा का जो है आपका क्या चल रहा है, अध्यक्ष मतलब सत्र प्रारंभ हो गया है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष 78वां महासभा का जो है अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहिएगा, इसके जो है अध्यक्ष जो है यहाँ के हैं, क्या बोलते हैं, आपका एक देश है टोबैगो, ठीक है, वहीं के हैं, ठीक है। कोई फ्रांसिस है, ठीक है ना, बहुत अच्छा नाम है उसका, देख लीजिएगा। अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उसका भी नाम, क्योंकि ये जो महासभा का जो, क्योंकि डेली का जो काम करता है ये महासभा ही करता है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद कोई भी काम करेगी तो महासभा से ही पूछ के करता है ना। तो ये महासभा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो 2 चीज हो गया आपका, एक अल्जाइमर डे है हो गया। अल्जाइमर दिवस कितना कहिएगा, 21 सितंबर को, कब से मनाते हैं, 1994 से मनाते हैं। तो इस बार क्या है, इस बार अर्ली और लेट है, ठीक है। तो वंस अर्ली और लेट करके है, इसका थीम रखा गया है, क्या बोलते हैं आपका, अल्जाइमर दिवस का। और ये आपका हो जाएगा, इस बार का थीम आपका क्या हो जाएगा, एक्शन फॉर पीस, अवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, हाथी गलियारा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये विचार करने बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सर्वाधिक हाथी गलियारा पश्चिम बंगाल में है, ये बात क्वेश्चन पहला आपका स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, सैगुर हाथी गलियारा महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये बात गलत है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया था हाथी गलियारा को लेकर के अलग अलग, क्योंकि बहुत ज्यादा इस आदमी का जो है मतलब गाड़ी हो या ट्रक हो या सड़क हो या रेल हो, उसके जो क्रॉसिंग होता है आवाजाही में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा अपना जो भी वन्य जीव है, वन्य जीव को क्या क्षति होता है, तो उसको लेकर के ये आपका गलियारा थोड़ा सा क्या रहता है, न्यूज में रहता है, और सब एग्जाम में पूछा भी चला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी एग्जाम में पूछा आप कहिएगा कि ये यूपीएससी बीपीएससी प्रत्येक प्रकार के एग्जाम में जो भी आपका महत्वपूर्ण चीज होता है वो पूछ ही लेता है। ठीक है, तो सैगुर हाथी गलियारा यहाँ नहीं है। सैगुर हाथी गलियारा आपका कहाँ पे है, केरल, मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है, नीलगिरी की पहाड़ी है, वहीं पे ये गलियारा है, और ये आपका 3 स्टेट को जोड़ता है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र गलत। और सब सर्वाधिक हाथी गलियारा कहाँ पे, आपका पश्चिम बंगाल में है, ये बात सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, केवल एक क्या है, सत्य है, ये बात याद रखिएगा। अभी से पहले कुछ दिन अगस्त में हम लोग 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं, प्रोजेक्ट हाथी 1992 से मनाता है, ये सब जानते हैं। अभी हाथी के लिए जनगणना भी हुआ था, है कि नहीं है, एशिया हाथी सबसे अधिक हम ही लोग के पास है, इसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, करंट में ही था, पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस गलियारा के महत्व के बारे में थोड़ा आपको हम बता देते हैं, इसका थोड़ा सा महत्व है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर, नीलगिरी तो जानते ही हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो है मिलन बिंदु है, ये आपको अगर ऐसे भारत अपना ऐसे बनाइए, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, आप लोग को दिखता ही हो, ये जो है यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट और इधर आपका क्या है, पूर्वी घाट है, यहाँ का मिलन बिंदु आपका है नीलगिरी। ठीक है, और नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी क्या है, आपका दोद्दा बेटा है। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे आपका यहीं पे है नीलगिरी, तो इधर आपका केरल हो गया, ये वाला केरल है, इधर कर्नाटक है और इधर तमिलनाडु है, तो यहीं पे मिलन बिंदु होता है, यहीं पे ये सैगुर गलियारा आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आवासों के बीच, या आवासों पे हो जाएगा, ठीक है, आवासों के बीच हाथियों और अन्य वन्य जीवों के आवाजाही के लिए सैगुर हाथी गलियारा महत्वपूर्ण है। सैगुर हाथी गलियारा पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ने वाला अपनी तरीके का एकमात्र गलियारा है, और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से लगभग 63,000 एशियाई हाथियों की आसान आवाजाही को सुविधा प्रदान करता है। तो समझ रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सैगुर हाथी गलियारा, याद रखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु में। ठीक है, ये गलियारा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैले, नागरहोल जानते हैं कर्नाटक में है, बांदीपुरा भी कर्नाटक में है, उसके बाद वायनाड केरल में है, वायनाड से राहुल गांधी क्या है, अपना सांसद सदस्य भी है। ठीक है, मधुमलाई और नीलगिरी और सत्यमंगलम, यहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व घोषित किया था हाल फिलहाल में। ठीक है ना, क्षेत्र को जोड़ता है, तो ये याद रखिएगा, ये सारा कौन कौन सा हो जाएगा, नागरहोल, बांदीपुरा, वायनाड, मधुमलाई, नीलगिरी और सत्यमंगलम, वो जो है वन क्षेत्र को ये जोड़ता है। लगभग कितना जानवर, इधर 63,000 हाथियों का आना जाना है, कौन सा आपका गलियारा से, तो सैगुर हाथी गलियारा। ठीक है, ये बात याद रखेगा। और सर्वाधिक हाथी गलियारा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ये बात सही है। अक्सर आप लोग सुनते हुएगा आसम वाला वो वाला क्षेत्र में, जहाँ पे आपका वहाँ पे जो है एक काजीरंगा जो है नेशनल पार्क है, सुनते होइएगा आप लोग। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के पास भी वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है, ये जो है आसम वाला क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे भी जो है गलियारा का बात होता रहता है कि यहाँ पे जो भी जब आपका जो वन्य जीव जो है इधर से आवाजाही करता है, तो इससे ट्रक हो या आपका क्या बोलते हैं ट्रेन हो, उससे क्या होता है, इसको क्षति होता है, नष्ट होता है। तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, तब से लेके इसको जो है अलग अलग अनुसूची में डाला गया है कि हम लोग को किसी भी तरह से अपना वन्य जीव का क्या करना है, संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग 1973 से मनाते हैं, है कि नहीं है। अभी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात भी किए थे हम लोग, ठीक है, जनगणना हुआ था, है कि नहीं, अपना 50 साल पूरा भी कर लिया है क्या, तो ये सारा महत्वपूर्ण आपका सारा बात हो जाता है। चलिए अगला क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, थोड़ा सा देख लीजिए। चौथी नदी उत्सव, देखिए नदी उत्सव मनाया जाता है, हर बार अलग अलग नदी को जो है महत्व दिया जाता है। तो इस बार जो है चौथी नदी उत्सव जो है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, किया गया। इस वर्ष का विषय में कौन है, यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी जानते हैं गंगा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तो यही यमुना नदी को केंद्रित करके इस वर्ष का नदी उत्सव मनाया जा रहा है। तो आपको कहेगा कि नदी उत्सव कहाँ मनाया जा रहा था, क्या कहिएगा, नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी कला केंद्र में। इस बार का जो है केंद्र बिंदु में किस नदी को रखा गया है, तो यमुना नदी को रखा गया। ये बात आपको जानना है। 19वां एशियाई गेम्स का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत, कहने का मतलब इसका ये है कि अभी जो है अपना क्या हो रहा है, एशियन गेम्स हो रहा है, 19वां हो रहा है। ठीक है ना, कहाँ पे हो रहा है, चीन के हांगझू में हो रहा है। तो
भारतीय टीम का जो है उद्घाटन ध्वजवाहक, जो ध्वजवाहक है वो कौन कौन है? तो हॉकी टीम के जो है कप्तान है हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है, और शीर्ष मुक्केबाज है लवलीना बुरगोहाइन है, ठीक है। ये दोनों जो है अपना उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों आदमी का नाम याद रखिएगा। तो जब एशियाई गेम के बारे में यहाँ पे बात आ गया तो थोड़ा सा आपको बताते हैं। सबसे पहला एशियन गेम दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था, आप लोग जानते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है 2022 में ये गेम जो है अभी जो हो रहा है हांगजो में, ये कब होना था? ये था 1900 मतलब 2022 में होना था। कब होना था? 2022 में। तो किसी कारणवश नहीं हुआ तो 2023 में हो रहा है। अब अगला जो है 2000, 4 साल बाद 22 साल तक 26 हो गया तो 2026 में कहाँ होगा? 2026 में आपका जापान में होगा। कहाँ कहिएगा? जापान में। अब पहली बार कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इस बार कहाँ हो रहा है? 2022 वाला 23 में हो रहा है, हांगजो में हो रहा है। 2026 में कहाँ होगा? जापान होगा। ये तो आपका हो गया क्या? एशिया गेम के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा सा जानना इस वजह से जरूरी है, एशियन गेम से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इस बार का जो ध्वजवाहक है वो कौन है अपना? तो हॉकी टीम के जो कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, और शीर्ष मुक्केबाज हो जाएंगे कौन? लवलीना बुरगोहाइन, ठीक है। अभी ये चाइना में ये खूब ज्यादा अभी हाईलाइट में चल रहा है, तो ये बात आपको याद रखिएगा। ध्वजवाहक समारोह में जो झंडा उठाएंगे कौन उठाएंगे? ये दो आदमी उठाएंगे। एशियन गेम के बारे में तो बता ही दिए 1951 में। और थोड़ा सा ये राष्ट्रीय खेल के बारे में भी जान लीजिए। राष्ट्रीय खेल जो है अभी हाल फिलहाल में हुआ था, ठीक है, 36वां हुआ था आपका कहाँ पे? गुजरात पे, ठीक है। 37वां कहाँ होने वाला है? 37वां होने वाला है आपका 37वां होने वाला है गोवा में, ठीक है, गोवा में, ठीक है। और अभी जो है आपका क्या बोलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम भी हुआ था, ठीक है, 5वां संस्करण हुआ था। ये 5वां संस्करण हुआ था, एमपी में हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेके गया था महाराष्ट्र, लेके गया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भी गेम हुआ था आपका यूपी में, ठीक है। ये सब चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछता है। तो यहाँ पे तो आपका क्या राष्ट्रीय खेल कहाँ हो जाएगा? 36वां खेल गुजरात में हुआ था। 37वां कहाँ होगा? आपका गोवा में होगा। 5वां जो है खेलो इंडिया गेम कहाँ हुआ था? एमपी में। सबसे अधिक मेडल कौन? तो महाराष्ट्र लिया था। और सबसे ये खेलो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? तो आपका यूपी में हुआ था, ठीक है। और सबसे अधिक जो है कौन सा जो आपका लिया था? तो आपका ये क्या बोलते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी था देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया नाम है, वही सबसे अधिक लेके गए थे, अभी हमको याद नहीं आ रहा। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सब चीज याद रखना चाहिए। हिल्सा मछली को पकड़ने पर बांग्लादेश ने क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। देखिए हिल्सा मछली जो है ना बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय मछली है। क्यों प्रतिबंध लगाया बता देता है। अभी जो है ब्रीडिंग मतलब कहने का मतलब है प्रजनन करने का समय आ जाता है मछलियों का, ठीक है। इसी वजह से इसको 12 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक इसको क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। बांग्लादेश कहेगा कि हिल्सा मछली कहाँ का राष्ट्रीय मछली, तो क्या कहिएगा? बांग्लादेश का है। अपना भारत को भी इस टाइप का कोई प्लान करना चाहिए कि ब्रीडिंग के समय कोई भी मछली को ना पकड़े, ठीक है। पाकिस्तान में अभी जानते हैं, पाकिस्तान में अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री चल रहे हैं, अनवारुल हक काकड़ जी हैं। पाकिस्तान का हाल बहुत गड़बड़ है। शहबाज शरीफ जो है अभी उसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना है, तो वहां पे इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। आम मतलब लोकसभा का इलेक्शन होगा जनवरी के अंतिम सप्ताह में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कहेगा कि हाल ही में कहाँ पे लोकसभा पड़ोसी देश आपका जो है मतलब आम चुनाव होने जा रहा था, क्या कहिएगा? पाकिस्तान में, ठीक है ना, जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगा। 128वां संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में स्वीकृति दे दिया गया है, क्योंकि इससे पहले आपको बताया था 128वां संविधान संशोधन के महिला आरक्षण से था, 33% आरक्षण की बात हो रहा था, ठीक है, जो 1989 से जंग लड़ रहा था, ठीक है। और फाइनली में जाके अब लोकसभा से इसको विधेयक को मंजूरी हो गया है। अर्जुन राम मेघवाल जी राज्यसभा में बिल को ले जाके रख दिए हैं। तो लोकसभा में 454 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में वोट किया, ये याद रखिएगा। पूछ देता है। अभी इससे पहले जो है आपका क्या बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था, तो उसमें जो है पूरा कई एग्जाम में जो आपका संसद कितना मत में पड़ा, लोकसभा में कितना मत पड़ा, राज्यसभा में कितना मत पड़ा, कई एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि फेमस विधेयक था। उसी तरह से ये भी फेमस विधेयक है। कारण दो है कि हम लोग का जो नया लोकसभा जो नया जो हमका संसद भवन बना है, वहां का पहला बिल है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। महिलाओं को इतना मतलब मास लेवल पे आरक्षण कभी नहीं मिला था, यानी विधानसभा में और लोकसभा में दोनों जगह 33% का आरक्षण, समझ रहे हैं। जहां पे अभी 82 सदस्य है, वहां पे ये आरक्षण मिलने के बाद टोटल 181 सदस्य हो जाएंगी, ठीक है। तो एक लोकसभा में एक इसका अलग क्या हो जाएगा, प्रतिनिधित्व होगा, जो देश का जो है नारी सशक्तिकरण के मामले में ये एक बहुत अच्छा पहल माना जा सकता है। और प्रत्येक विधानसभा में भी यही होने वाला है। पंचायती राज में है तो आप देख रहे हैं, प्रत्येक पंचायत में जाइएगा तो आपको कोई ना कोई प्रतिनिधि महिला मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में हम बता चुके थे कि कौन सा मार्गरेट अल्वा जो है क्या बोलते हैं, एक समिति आया था 1987 में, उसी के सिफारिश पे सब चीज किया था। ये सब राजीव गांधी जी किए थे पहले उस टाइम, ठीक है। तो 454 सदस्यों ने जो है विधेयक के पक्ष में वोट किया है और 2 सदस्य क्या किया है, विपक्ष में किया है। ये बात याद रखिएगा। एमपी के खंडवा जिले में देखिए 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है, प्रतिमा का अनावरण के बारे में उस दिन बताए थे आपको, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद के क्या थे,
मतलब दर्शन के संस्थापक थे, अद्वैतवाद के। तो वहीं पे जो है आपका एमपी में खंडवा जिले के अंकुरेश्वर में मनधाता पर्वत के पास जो है एकात्म धाम का निर्माण किया जा रहा है, और वो धाम कब तक बन के पूरा हो जाएगा, तो 2026 तक। तो हम आपको जो है प्रतिमा के बारे में बता चुके थे, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी वहां पे उसका अनावरण किए थे, ठीक है ना। तो वहीं पे एकात्म धाम का भी निर्माण किया जाएगा, वहां पे यूनिवर्सिटी भी बनाया जाएगा। तो एकात्म धाम अगर आपको पूछ लेगा तो क्या कहिएगा, मनधाता पर्वत के पास है, 2026 तक। कहेगा कि एकात्म धाम कब तक बनेगा, तो 2026 तक। किसके किसके लिए ये किया जा रहा है, तो हम लोग के जो है हम लोग को जो है द्वैत मतलब अद्वैतवाद के जो है दर्शन के जो संस्थापक थे ये शंकराचार्य जी, ठीक है। उसी में वो जो है 12 वर्ष की उम्र में मतलब आयु में वहां पे गए थे अपना शिक्षा लेने के लिए, ठीक है। तो इसी को अध्यात्म के रूप में वहां पे ये विकसित किया जा रहा है। और वो वहां पे जो आपका जो स्टेच्यू ऑफ वननेस जो लगाया गया है वो कितना, उसके 12 वर्ष का जो है बाल्य अवस्था का वहां पे स्टेच्यू यानी आपका जो लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि अपना शिक्षा के लिए वो वहीं गए थे। शंकराचार्य जी का जो है जन्म कहाँ पे, कलादी में, केरल में होता है, क्या है कि नहीं है। तो ये चीज थोड़ा देख लीजिएगा, जन्म कहाँ पे, कलादी में। शिक्षा लेने कहाँ है, एमपी में, कौन सा, मंदता पर्वत में, एमपी के पास। वहीं पे आपका एकात्म धाम का जो है निर्माण किया जा रहा है, 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। शंकराचार्य जी किस दर्शन के प्रतिपादक थे, तो क्या कहिएगा, अद्वैतवाद के थे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 वाद आता है, याद रखिएगा। एगो क्या बोले, अद्वैतवाद ना, और एगो क्या होता है, विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये इसका कौन सा द्वैतवाद हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद के क्या, रामानुजाचार्य थे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और ये पे कहेगा द्वैतवाद का माधवाचार्य थे, ठीक है। तो 3 याद रखिएगा। एक क्या बोले, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का कौन, हाँ, अद्वैतवाद का कौन हो गए, ये शंकराचार्य जी हो गए, ठीक है। शंकराचार्य जी हो गए। उसके बाद द्वैतवाद का कौन हो जाएंगे, ये माधवाचार्य जी हो जाएंगे। और विशिष्ट द्वैतवाद का कौन हो जाएंगे, ये रामानुजाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी, समानता का, यहाँ पे हैदराबाद में आपका रामानुजाचार्य का ही बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये याद, स्टेचू ऑफ वननेस आपका हो जाएगा कौन, मंदता पर्वत में, एमपी में, ठीक है। स्टेचू ऑफ वननेस किसका, शंकराचार्य का। शंकराचार्य जी का और एक स्टेचू बनाया गया था आपका केदारनाथ में, ठीक है ना। तो ये भी बात जान लीजिएगा। तो चलिए, आज का इतना ही सारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नहीं है, समाप्त हो गया है। जो भी बताए हैं सब महत्वपूर्ण चीज बताए हैं। इसको तो आप भी जो इसमें जितना भी चीज लिखा हुआ है इसको VVI मान के चलिएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात हम लिख के लेके आते हैं, ये बात देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला बिल के बारे में, ठीक है ना, ये वाला बिल बहुत आपका, इस बिल का पूरा इतिहास हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान का भी बोल दिए, हेव की टीम के। और यहाँ तो जान ही लीजिएगा, क्योंकि 19वां एशियाई कप, अब 20वां कहाँ होगा, तो जापान में होगा, ठीक है। 18वां क्या, इससे पहले वाला कहाँ हुआ था, 18वां कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। तो 18वां एशियाई खेल कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। 19वां कहाँ हो रहा है आपका, चाइना में, हांगजू में हो रहा है। कब होना था, 2022 में, किसी कारणवश नहीं हुआ तो अभी हो रहा है, ठीक है। और 2000 इसके बाद वाला होगा तो कहाँ हो जाएगा आपका, जापान में होगा। सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो अपना भारत में हुआ था एशिया गेम, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग कल नई समसामयिक घटना लेकर के। कोई भी रिव्यू हो जरूर दिया कीजिए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी कोई रिव्यू नहीं देते, अगर कोई भी देखते हैं तो जरूर इसको कुछ ना कुछ रिव्यू दीजिए कि सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर कोई सुधार की बात है तो वो भी कहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल का समसामयिक घटना लेकर।